Hello and welcome everyone to Smart IS Foundation. You are watching Pre-Secure with me, Raj Gaurav. And on today, I will discuss the second part of weekly current affairs MCQ discussion. The first part, जो पहला part था Pre-Secure का, that has already been completed on Wednesday. This is the second part and आज second part को हम लोग next जो 10 number of questions हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, इनको डिटेल में इनके एमसीक्यूज के हेल्प से इनको डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के इन टॉपिक्स को। साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रहेंगे जिसका आंसर कमेंट सेक्शन में तुम्हें करना है। द एंटायर डॉक्यूमेंट विल बी रिमेन अवेलेबल इन द कमेंट सेक्शन, सो फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड एंड देन यू कैन रिवाइज। ओके, कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक। पहला टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक देखो क्या है। पहला टॉपिक है हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन्स के ऊपर। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन्स है ना, जिस तरह से कम्यूटेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में डे बाय डे चेंजेस आ रहे हैं। लास्ट सेशन में भी, प्री सिक्योर के लास्ट सेशन में और डीसीए के कई सेशंस में हमने न चेंजिंग टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया है। हमने इथेनॉल ब्लेंडिंग डिस्कस करा। हम आज ये एक बार फिर से एक नया चेंजिंग टेक्नोलॉजी डिस्कस करें इंडिया के लिए, क्या? हाइड्रोजन ट्रेन। तो क्या है ये इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रेन? क्या इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी, कैसे हमारे सिविल सर्विसेज के काम आएगा, उसको डिस्कस करते हैं। चलो, क्वेश्चन देखो कैसे दिया पूछेगा इसके ऊपर, है ना, फिर हम इसके डिटेल डिस्कस करेंगे। अच्छा, जब ये क्वेश्चन पेपर मुझे दिख रहा है ना, तो मेरा ध्यान देखो सबसे पहले कहाँ जा रहा है? नॉट करेक्ट पे ऊपर, है ना। तो ये करेक्ट नॉट करेक्ट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये गलती मुझे नहीं चाहिए कि मेरा स्टूडेंट अगले साल भी प्रीलिम्स में कर आए, इसलिए मैं हर बार तुमको ये ध्यान दिलवाता हूँ। यहाँ वैसे नॉट करेक्ट अलग से हाईलाइटेड है, बोल्ड किया हुआ है, बट कोई प्रॉमिस आपसे यूपीएससी ने या स्टेट पीसीएस ने नहीं किया है कि हम अलग से बोल्ड करके देंगे। तो भाई अपनी समझदारी अपने पास रखना, पड़ोसी को उधार देकर नहीं जाना, ये गलती नहीं करना। पहला स्टेटमेंट हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन्स के बारे में। दे ऑपरेट बाय ड्रॉइंग कंटिन्यूअस पावर फ्रॉम ट्रेडिशनल ओवरहेड ऑल्टरनेटिंग करंट ग्रिड्स टू सस्टेन द हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक असेंबली। डिटेल्स आगे मैं तुमको बताऊंगा, पर जरा स्टेटमेंट पढ़ के भी सोचो कि जब हम ओवरहेड जो हमारा वायर है उससे ही अगर हम पावर, उसको ही हम पावर सोर्स के रूप में वहां से ही हम पावर यूज कर रहे हैं ट्रेन के इंजन को दौड़ाने के लिए, तो फिर क्या ही चेंज होगा। होना तो ऐसा चाहिए ना कि ट्रेन जो है वहीं पर हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी हो और इलेक्ट्रिसिटी का, पावर का जनरेशन हो और ट्रेन आगे बढ़ते जाए, हमें कोई ओवरहेड वायर की रिक्वायरमेंट ही ना पड़े। और एक्चुअली ऐसा ही होता है। दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर। तो कॉमन सेंस लगाकर भी आप एग्जामिनेशन में ना आंसर बना सकते हो, बस उसको सही से पढ़ना समझना है। सेकंड क्या है? द स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोपोल्सल सिस्टम फॉर इंडियाज हाइड्रोजन ट्रेन्स वाज फुल्ली इंपोर्टेड फ्रॉम जर्मनी टू रेट्रोफिट लेगेसी डीजल इंजन्स। जो लेगेसी डीजल इंजन, जो मतलब पहले से डीजल इंजन चल रहे हैं, उसमें रेट्रोफिटिंग करने के लिए ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्निक को हमने कंप्लीटली जर्मनी से इंपोर्ट करा है। ये बात सुनने में बहुत जल्दी भरोसा होने लायक लगती है कि हाँ, सिंस इंडिया में इतनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम कभी जापान से, कभी जर्मनी से इंपोर्ट करते होंगे। बट यहाँ पर एक्चुअली गलत है। यहाँ पर काबिले तारीफ है हमारे इंजीनियर्स, हमारे रिसर्चर्स, जिन्होंने ये जो रेट्रोफिटिंग टेक्निक है ना, ये इंडिया में ही डेवलप की है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड टेक्निक है। तो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। ये रॉन्ग है, गलत है भाई। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हमको जर्मनी से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। Third, the compressed hydrogen utilized in these fuel cells offer an exceptionally higher energy density compared to traditional operational diesel fuel. हाँ, जो एनर्जी डेंसिटी है वो एनर्जी डेंसिटी ना हाइयर है एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल डीजल इंजन और द ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिसिटी से जो चलने वाले इंजन होते हैं, उन इंजन की बात करें, यहाँ पे फ्यूल डेंसिटी हाई है और फ्यूल डेंसिटी हाई होने का फायदा होगा। दैट्स वाई हाइड्रोजन सेल या हाइड्रोजन ट्रेन की बात हो रही है। The fuel density is higher as compared to the conventional traditional operation, जो ट्रेडिशनल ट्रेन्स चलती है उनके कंपैरिजन में ज्यादा हाइयर डेंसिटी है। नॉट करेक्ट ढूंढना था। हाउ मेनी आर नॉट करेक्ट? ओनली 2 आर नॉट करेक्ट। हम क्या चूज करेंगे? बी, ओनली 2 आर नॉट करेक्ट। अब हम जरा हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में या हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन हम क्या बोल रहे हैं यहाँ, एक्चुअली में किस बेसिस पर, वर्किंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसको हाइड्रोजन फ्यूल सेल बोला जाएगा। यहाँ पर एक्चुअली में हम क्या करेंगे, हेयर जो ट्रेन होगा ना, ट्रेन, तो ट्रेन के अंदर में ही क्या होगी, यहाँ पर फ्यूल सेल्स लगे होंगे जहां पे ऑक्सीजन के हेल्प से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद ना एनर्जी जनरेट करेंगे। और जो इसमें बाई प्रोडक्ट भी होगा ना, वो बाई प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर एंड हीट होगा। तो इससे एटमॉस्फेयर को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। जब एटमॉस्फेयर पे कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है तो सस्टेनेबल है। क्योंकि जब हम डीजल को बर्न करते हैं तो उसका बाई प्रोडक्ट होता है फिर ग्रीन हाउस गैसेस, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट होंगे वाटर वेपर एंड हीट। तो ज्यादा कोई इंपैक्ट एनवायरमेंट में नहीं पड़ने वाला है।
और जो फ्यूल सेल होगा ना, फ्यूल सेल यही ट्रेन के अंदर ही होगा, कहीं पर किसी पार्ट में लगाया जाएगा, जहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर एनर्जी जनरेट करने का काम करेंगे। ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल हो गया इसका, है ना, बेसिक प्रिंसिपल हो गया। फिर दूसरी बात, एक बात ये, वही जो हमने एक स्टेटमेंट डिस्कस किया था कि जर्मनी से लाने की जरूरत नहीं पड़ी है, ये इंडिजीनियस डेवलपमेंट है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने इसको फुल्ली डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर करने का काम किया है। सो दिस इज एन अचीवमेंट फॉर अस। ये डायरेक्ट फैक्ट भी आपको याद रखना है, कई स्टेट पीसेस में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल के लिए जो कोच बनाए गए हैं वो कहाँ बनाए गए हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। ठीक है, और हम देखें कि क्या क्या हमें और एडवांटेजेस मिलेंगे, क्या एडवांटेजेस और मिलेंगे, क्या की प्रोपल्सन टेक्निक एंड स्पेसिफिकेशन से हमारे लिए। तो देखो, सिस्टम कन्वर्जन पे हमें ध्यान देना है। सिस्टम कन्वर्जन क्या, कि जो आर्किटेक्चर था इंजन का, उसको अब रेट्रो, जो पहले से डीजल मल्टीपल यूनिट जो चलती थी, नाउ बाय रेट्रोफिटिंग लीगल लेगेसी डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, है ना, जिसको हम DEMU बुलाते थे, रेक्स विथ जीरो एमिशन हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक असेंबली। मतलब पहले जहां पर डीजल का इंजन यूज किया जाता था, अब हम उस डीजल इंजन को पूरी तरह से हाइड्रोजन फ्यूल इंजन में कन्वर्ट करेंगे, जिससे हम ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी कंट्रोल कर सकेंगे। फ्यूल सेल कोर की जहां तक बात हो रही है, तो फ्यूल सेल कोर जो है ना, इसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा है। 1200 किलोवाट प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल यहां पर लगा होगा, है ना। जहां पर आपको ये नंबर नहीं अगर याद रहे कि सर ये नंबर याद रखना पड़ेगा क्या, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स आते हैं करंट अफेयर्स में, इट्स ओके, आप याद रखिएगा कि एफिशिएंसी काफी ज्यादा है फ्यूल सेल कोर की, इतना याद रखिएगा, एफिशिएंसी इज वेरी हायर। हाइब्रिड स्टोरेज की बात करें कि स्टोरेज कैसे होगा, तो स्टोरेज देखो क्या है, बैटरी बैंक के रूप में आप इसको स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि एनर्जी पहले जनरेट होगा और वो एक बैटरी में स्टोर होकर रहेगा। जैसे हमारा मोबाइल फोन हो गया, अब हम मोबाइल फोन को क्या करें, अगर डायरेक्ट हम उसको पावर से कनेक्ट करके रखें तब भी वर्क करेगा, हम पावर से कनेक्ट करके फिर बैटरी चार्ज कर लेते हैं, फिर उसको पावर प्लग से डिस्कनेक्ट कर देते हैं और मोबाइल फोन यूज कर रहे होते हैं। तो उस टाइप से हम हाइब्रिड स्टोरेज के रूप में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, हम यहाँ पर एनर्जी स्टोर कर सकेंगे। ठीक है, और एनर्जी डेंसिटी जहां तक हमने देखा, तो एनर्जी डेंसिटी इज हायर एज पर द कन्वेंशनल डीजल फ्यूल। डीजल फ्यूल के कंपैरिजन में एनर्जी डेंसिटी भी हाई है। ये आपको मेन स्पेसिफिकेशंस याद रखने हैं, यहां पर इसका सिग्निफिकेंस हो गया। और चलो थोड़ा देखते हैं, चैलेंजेस भी देखेंगे कि क्या चैलेंजेस होगा। ग्लोबल अगर हम इम्पैक्ट की बात करें, तो वही क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कि डीकार्बोनाइजेशन इम्पैक्ट इसका बढ़िया होगा। डीकार्बोनाइजेशन इम्पैक्ट, अब पहले एक डीजल इंजन था, डीजल इंजन से बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस निकल रहा था, अब ये हाइड्रोजन फ्यूल इंजन है, यहां से क्या निकलेगा, वाटर वेपर, और वाटर वेपर के साथ साथ हीट, तो ग्रीन हाउस गैस इंपैक्ट कम हुआ, कार्बन फुटप्रिंट जो है हमारा वो डिक्रीज हो गया। हमें यही तो करने की जरूरत है, हमको नियर जीरो कार्बन फुटप्रिंट ले जाना है। चलिए बढ़िया है, पहला क्लियर है। स्ट्रेटेजिक ग्रीन ट्रांजिशन, डीजल एंड पेट्रोल बाकी इन सब पे डिपेंडेंसी हमेशा हमारी बढ़ी रहती है, जिसका खामियाजा हमको वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट में भी उठाना पड़ा, हम वो भी कम कर लेंगे, ग्रीन ट्रांजिशन कर लेंगे। ठीक है ना। एंड ग्लोबल अलाइनमेंट, नॉट इंडिया इज नॉट द फर्स्ट, इंडिया से पहले भी जर्मनी, जापान, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी नेशंस ने भी ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी है। हालांकि कुछ चैलेंजेस जो उन्हें भी फेस करना पड़ा और इंडिया को भी फेस करना पड़ सकता है, कि एनर्जी डेंसिटी तो अच्छा होता है, बट एक्चुअली में एनर्जी एफिशिएंसी यहाँ पे ना कम होती है, एनर्जी एफिशिएंसी कम होती है। क्यों? क्योंकि काफी अमाउंट ऑफ एनर्जी ना प्रोडक्शन प्रोसेस के ड्यूरेशन में लॉस हो जाता है, कंप्रेशन स्टोरेज में भी एनर्जी का लॉस पॉसिबल है। तो यहाँ पे ना अब रिसर्च करने की जरूरत है, यहाँ पे R&D की जरूरत है, कि जब हम स्टोर करेंगे तो स्टोर करने के ड्यूरेशन में ड्यूरिंग द स्टोरेज एनर्जी का लॉस कम हो, इसको कम किया जा सकता है। दिस इज नॉट सच अ चैलेंज जो एड्रेस ही नहीं होगा। फिर हाई कॉस्ट, कि भाई ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स हमें बनाने हैं, इसके लिए हमें कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए पैसा ज्यादा होगा, अगेन हम इस पे भी खर्च कर सकते हैं। लाडली बहन स्कीम और नाराज ननद स्कीम जैसे स्कीम्स के, उन पे भी पैसा जरूरत होता है, बट उससे बड़े हम इन चीजों पे खर्च करें, ज्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट एंड सेफ्टी रिस्क, हाइड्रोजन के साथ एक सेफ्टी रिस्क भी होता है, हाईली फ्लेमेबल है, याद रखना, दिस इज हाईली फ्लेमेबल हाइड्रोजन। वैसे तो डीजल भी फ्लेमेबल है, बट हाइड्रोजन को स्टोर करना और कैरी करना, ये ना एक सेफ्टी रिस्क अराइज करता है। तो यहाँ पर भी R&D करके हम इन चैलेंजेस को ना एड्रेस कर सकते हैं। मेंस में भी अगर लिखना की जरूरत पड़े ना, तो आप इस चैलेंजेस और फिर चैलेंजेस से रिलेटेड वे फॉरवर्ड लिख सकते हो, इसलिए यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हम दो चीज देखेंगे, एक तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे, हम मागुरी मोतापुंग बिल पढ़ेंगे इसके बारे में, ये मागुरी मोतापुंग बिल असम में जो है, इसका क्या हिस्ट्री है, क्या हमें जानना है, और फिर हम रेयर ऑस्ट्रेलियन ग्रास ऑल के बारे में देखेंगे। मतलब एक उल्लू है
है ना। तुम लोग भी कभी कभी ऐसा उल्लू जैसा पढ़ाई करने की कोशिश करते हो ना, ऑल के जैसा, कि रात भर जाके पढ़ाई कर रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं। ऐसा या तो उल्लू करता है या बैटमैन करता है। तो उल्लू और बैटमैन वाला तरीका छोड़कर हमको इंसानों वाला करना चाहिए कि हम दिन के टाइम में जब सूरज की रोशनी आ रही है तभी पढ़ाई करने की कोशिश करें। अर्ली उठ जाएं और सूरज की रोशनी का भी यूज करें, पॉजिटिविटी आएगी जिंदगी के अंदर, ज्यादा कैरी कर सकोगे, है ना। हमारे वेदों में, हमारे स्क्रिप्चर्स में जो लिखा गया था ब्रह्म मुहूर्त का रेलेवेंस, वो ऐसे ही नहीं लिखा गया है। तो ट्राई कीजिए आप ब्रह्म मुहूर्त से लेकर बाकी सूर्योदय के टाइम को जितना यूज कर सको, सनलाइट के टाइम को, उसको उतना ज्यादा यूज करो, ठीक है। तो हम अभी इस स्पीसीज के बारे में और मागुरी मोतापुंग बील के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पहला स्टेटमेंट देखो क्या है स्पीसीज से रिलेटेड, ऑस्ट्रेलियन ग्रास ऑल से रिलेटेड। द ऑस्ट्रेलियन ग्रास ऑल इज यूनिकली कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स ग्राउंड नेस्टिंग बिहेवियर इन डेंस ग्रासलैंड एंड इज कैटेगराइज्ड एज एंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट। अब ये स्टेटमेंट मेरे से नहीं बनेगा अनटिल अनलेस मुझे ये नहीं पता है कि इस स्पीसीज का IUCN स्टेटस क्या है। वैसे एंडेंजर्ड नहीं है, लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में है, ये तो तुम्हें आगे मालूम पड़ जाएगा, यहाँ पे हमने मेंशन करके रखा है IUCN रेड लिस्ट क्या है। बाकी जो पहला पार्ट था ना, वो पहले पार्ट में कॉमन सेंस लगा सकते हो। क्या लिखा हुआ है कि इट इज कैरेक्टराइज बाय इट्स ग्राउंड नेस्टिंग बिहेवियर एंड इन डेंस ग्रासलैंड। तो असम में आपको डेंस ग्रासलैंड मिलेंगे, और जब असम में ये स्पीसीज साइट किया गया है, इट मीन्स कि हाई डेंस ग्रासलैंड में रहता होगा। पहला पार्ट सही था, लेकिन सेकेंड पार्ट में बिना जाने हम कुछ नहीं कर सकते सेकेंड पार्ट में। ओके, तो हम इसलिए आते हैं, अब इन डिटेल्स को देखते हैं, फिर आंसर्स अपना चेक करेंगे क्या है। ये स्पीसीज है, आप इस उल्लू को देख सकते हो। रात में जागने वाले लोग इसके साथ बड़ी सिंपैथी बनाएंगे कि सर हम भी तो इनके जैसे ही हैं, बस 2 पाँव वाले हैं, 2 टांग वाले हैं। इनका भी वैसे 2 ही पाँव है, हाथ 2 टांग 2 पाँव है, जो भी कह लो, टांग बोल लो, पाँव बोल लो। ये तो ऑस्ट्रेलियन ग्रास होल देखने में वैसा लगता है, इसके फेस को एक बार देख लो। इसके फेस मतलब डायरेक्टली उस पर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बट फिर भी किस तरह से हार्ट शेप्ड इसका लगभग एक फेस होता है, 2 आईज के बीच में यहाँ पर एक डिवीजन जैसा बना हुआ है। थोड़ा ये डिटेल्स याद रखना है पिक्चर देखकर। सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है IUCN रेड लिस्ट में स्टेटस। तो IUCN जो है ना, ये अभी इसको लेकर लिस्ट कंसर्न है। IUCN बोल रहा है कि ठीक है उल्लू लोग हैं, उल्लू लोग के बारे में हम लिस्ट कंसर्न रहते हैं, ऐसा IUCN बोलने का काम करता है। IUCN अभी इसको थ्रेटन्ड कैटेगरी में नहीं डाला है, थ्रेटन्ड कैटेगरी, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, है ना। बट जो ऑल्स है ना, ये दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द इकोसिस्टम। इंसेक्ट्स को क्लीन करने का, खाने का काम करते हैं। तो ये ना हमारे एक्चुअली क्लीनर वाले कैटेगरी में आ गए, एंड इट दैट्स वाई जरूरी है, ऑल का प्रेजेंस भी जरूरी है, हर स्पीसीज का प्रेजेंस जरूरी है, सो दैट इकोसिस्टम ना मेंटेन रहे, बैलेंस मेंटेन रहे इकोसिस्टम में, ठीक है। IUCN रेड लिस्ट देख लिया, कहाँ कहाँ मिलता है। तो अब सिंस पंछी है ना, गुलजार साहब ने लिखा था ना बढ़िया कि पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद इनको ना रोके। तो ये इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न पैसिफिक रीजन, इन सब जगह पे मिलते हैं, एशिया में भी बाकी जगहों पर मिलते हैं। इनका हैबिटेट सिलेक्शन क्या है, तो उल्लू लोग ऐसे बंद कमरे में तो रहेगा नहीं, तो उल्लू लोग को कहाँ रहना पसंद है, इस टाइप के उल्लू को डेंस ग्रासलैंड में रहना पसंद है ना, डेंस ग्रासलैंड में, फ्लड प्लेन्स में, जो असम में और बाकी इंडियन स्टेट्स में मिलेंगे आराम से। एंड यूनिक इनका क्या है कि ये जो अपना घोंसला है ना, ये ग्राउंड पर बनाते हैं। ग्राउंड पर घोंसला बनाने की वजह से इनके नंबर्स देखो कम हो सकते हैं, 2 चीजों के वजह से। इनका शिकार आसान हो जाता है, कई लोग हंटिंग करके खा लेते हैं मीट को, और साथ ही साथ जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं या वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वो भी कई बार इनका हंटिंग कर लेते हैं ग्राउंड नेस्टिंग के वजह से, ठीक है। चलिए अब हम जरा मागुरी मातापुंग बील के बारे में बात कर लें। तो दिस बील इज लोकेटेड वेयर इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, बहुत बढ़िया, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। ये लोकेटेड है कहाँ, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ना। हमारे तिनसुकिया वाले स्टूडेंट ध्यान से याद रखें कि अब तुमको ये याद रखना है। अच्छा क्या याद रखना है, दैट मागुरी मोतापुंग बील इज हेयर, और यहाँ पे एक स्पीसीज को साइट किया गया, एक ओल स्पीसीज को, जो अपना नेस्ट यूजुअली ग्राउंड में बनाता है, IUCN में लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का करंट अफेयर्स हो गया, ठीक। चलिए और क्या इसका इंपॉर्टेंस है मोतापुंग बील का, तो एक एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने में आप वहाँ पे बर्ड्स को देख सकते हैं, वहाँ पे सिर्फ ऑल नहीं है, बाकी बर्ड्स भी देख रहे हैं। तो नॉट जस्ट ऑल, इवन ग्रेट एडजुटेंट स्टॉर्क एंड स्पॉट बिल्ड पेलिकन, कई ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स एंड जो लोकल मिलने वाले बर्ड्स हैं, वो आपको इस बील वाले रीजन में दिखेंगे, है ना। एक और चीज, इट इज डेजिग्नेटेड एट इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। 1996 में इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया भी डिक्लेयर किया गया था। इतना हमें याद रखना है इसके बारे में। करंट अफेयर्स में ऐसे क्वेश्चंस APSC ने बहुत बार पूछे हैं, UPSC भी पूछता है, बाकी स्टेट स्पीसीज को भी पूछने में मजा आता है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या है, उमंग प्लेटफॉर्म के बारे में। उमंग प्लेटफॉर्म, अब उमंग प्लेटफॉर्म जो है
अभी किसी रिसर्चर्स ने ये चीज़ बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो उमंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे डिजिटल सर्विसेज को एक जगह लाने का प्रयास किया गया, उसमें कुछ फ्लॉज हैं, जिन फ्लॉज की वजह से कई यूजर्स का पर्सनल डाटा, सेंसिटिव पर्सनल डाटा, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो या बाकी पर्सनल डाटा हो, वो ना बाकी लोगों के लिए भी एक्सेसिबल हो गया। कुछ फ्लॉज के बारे में बात किया था उन्होंने, वो हम फ्लॉ भी डिस्कस करेंगे, मेंस में भी काम आएगा, प्रीलिम्स में देखें क्या क्या कैसे क्वेश्चन बन सकता है। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, नॉट करेक्ट पे ध्यान चले गया तो ध्यान रखना है, करेक्ट नॉट करेक्ट पूछे और ज़्यादा पॉजिटिव होके करेक्ट ढूंढ के नहीं आ जाना है, करेक्ट चूज करके, है ना। पॉजिटिव होना जिंदगी में बहुत अच्छी बात है, बट एग्जामिनेशन में पूछ रहा है चूज द नॉट करेक्ट, हम चूज कर लिए करेक्ट, वहां पे भाई नुकसान हो जाएगा आपको। पहला स्टेटमेंट, द उमंग प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एज अ सिंगल विंडो चैनल टू प्रोवाइड यूनिफाइड एक्सेस टू पैन इंडिया ई गवर्नेंस सर्विसेज। ये एकदम सही बात है कि ये जो उमंग प्लेटफॉर्म है ना, उमंग प्लेटफॉर्म का पर्पस ही यही था कि इंडिया में लोगों को जो भी डिजिटल प्रोग्राम है, डिजिटल सर्विसेज है इंडिया से रिलेटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बाकी स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड सारे सर्विसेज को नहीं, धीरे धीरे करके सारे सर्विसेज को यहाँ पर लाने का प्रयास किया जाएगा, ई गवर्नेंस प्रोमोट किया जाएगा, है ना, इन शॉर्ट कहें तो पहला तो भाई करेक्ट हो गया, हमको नॉट करेक्ट ढूंढना था। सेकंड क्या है, टू इनहेंस रूरल डिजिटल इंक्लूजन द प्लेटफॉर्म सपोर्ट्स मल्टीलिंगुअल आउटरीच। अच्छी बात है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहेगा अक्रॉस वेरियस रीजनल लैंग्वेज, जैसे असमीज हो गया, बांग्ला हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, भोजपुरी हो गया, एक्सक्लूड्स इंग्लिश। अरे इंग्लिश को काहे हटाएंगे, हम भारतीय लोगों को अंग्रेजी से बहुत लगाव है, अंग्रेज चले गए हमको छोड़ के, लेकिन हम लोगों ने अंग्रेजी को नहीं छोड़ा है कि नहीं अंग्रेजी अंग्रेजी इंग्लिश इंग्लिश, तो इंग्लिश को क्यों एक्सक्लूड करेंगे, रीजनल लैंग्वेजेज हैं बट इंग्लिश को एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग, और ये करेक्ट इनकरेक्ट ऐसे मार्क करना है, ठीक है। थर्ड, द स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर ऑफ द उमंग मास्टर एप्लीकेशन, उमंग मास्टर एप्लीकेशन क्या लिखा हुआ है बाबू, एलिमिनेट्स सेंट्रलाइजेशन रिस्क by ensuring that a proxy vulnerability in one node cannot affect other integrated departmental nodes। कहने का मतलब क्या कि सपोज ये एक सर्वर हो गया है ना, ये सेंट्रल सर्वर हो गया और यहां से अलग अलग नोड्स बाकी डिपार्टमेंट्स के कनेक्टेड है, बाकी डिपार्टमेंट्स के कनेक्टेड है, ये डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन यहाँ आया, ये यहाँ गया, ऐसे सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक सेंट्रलाइज डाटाबेस। तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि उमंग प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया गया था कि अगर कोई एक ये नोड है, सपोज ये नोड अफेक्टेड है, तो ये नोड ना बाकी पूरे सिस्टम को अफेक्ट नहीं करेगा। एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं, उमंग प्लेटफॉर्म में यही दिक्कत हो गई कि कोई एक भी नोड जब अफेक्ट हुआ ना, तो वो बाकी नोड्स को भी अफेक्ट करने का काम करता है, एंड दैट्स वाई 2 and 3 बोथ आर करेक्ट। हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, सी। ये सबसे बड़ा फ्लॉ है उमंग प्लेटफॉर्म का, दैट इवन व्हेन वन नोड इज अफेक्टेड देन द एंटायर सिस्टम कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड, पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। यहाँ पर सही करने की जरूरत है, इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। बाकी हम मिनिस्ट्री की बात कर ले तो ऑब्वियसली इसको डेवलप करने का काम मेटे ने किया था, एंड डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर मेटे इसको डेवलप करती है, रन कर रही है अभी। डिजी लॉकर और बाकी जो भी सिस्टम्स है ना, डिजी लॉकर, तुम में से कई लोग डिजी लॉकर यूज करते होगे अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को क्लाउड पर यहाँ पर स्टोर करके रखने का काम। डिजी लॉकर को भी लेकर एक बार एक रिसर्चर्स ने क्लेम किया था कि इसके डाटा सेफ नहीं है, तो डिजी लॉकर को इंटीग्रेट किया गया उमंग प्लेटफॉर्म से। 23 इंडियन लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है, साथ ही साथ इंग्लिश में भी ऑब्वियसली, राइट। की मॉड्यूल्स क्या है, इट मैनेजेस हाई वॉल्यूम यूटिलिटीज इंक्लूडिंग ईपीएफओ ट्रांजैक्शंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली भी ईपीएफ से रिलेटेड पीएफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे। आधार, ये डाटा भी सिक्योर नहीं रहता है, इन सब चीज़ों से इसको लिंक भी किया गया और वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। बट अब देखो क्या है कंसर्न्स, क्या है कंसर्न्स, ये है कि ईपीएफओ मॉड्यूल्स रिकॉर्ड ओवर 40 करोड़ क्वार्टरली ट्रांजैक्शंस, 40 करोड़ क्वार्टरली ट्रांजैक्शंस ईपीएफओ मॉड्यूल के थ्रू होता है, और अगर हमारा उमंग प्लेटफॉर्म सेफ नहीं है तो ये जो 40 करोड़ क्वार्टरली ट्रांजैक्शन है ना, ये 40 करोड़ क्वार्टरली ट्रांजैक्शन अफेक्ट हो सकता है। दूसरा, सेंट्रलाइजेशन रिस्क, कि अगर एक सिंगल पॉइंट फेल्योर हुआ तो एक सिंगल पॉइंट फेल्योर के बेस से पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सिक्योरिटी पोस्चर शिफ्ट भी है कि सिक्योरिटी जो है ना, जो ब्रीच है, जो ब्रीच अभी देखा गया उसके वजह से एआई ड्रिवन थ्रेड जो धीरे धीरे हो रहे हैं, जैसे अभी रिसेंटली पिछले महीने जून के महीने में ये चर्चे में था कि क्लॉड के नए डेवलपमेंट की वजह से, क्लॉड या किसी एक और एआई सेटअप के डेवलपमेंट की वजह से एआई क्या करेगा, किसी भी ऑनलाइन सिस्टम में अगर फ्लॉ है तो वो खुद उस फ्लॉ को ना यूज करके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करवा सकता है। ऐसे कई एआई का डेवलपमेंट हो रहा है, प्राइवेट एजेंसीज कर रही हैं। तो दीज आर सम ऑफ द कंसर्न्स जिसके वजह से ये अभी फिर से एक बार न्यूज में आ गया। सरकार इन कंसर्न्स पे वर्क करेगी, इसको रोबस्ट बनाया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा किससे रिलेटेड है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो अभी हम बात कर रहे थे एआई के कंसर्न के बारे में कि एआई क्या करेगा अगर किसी सिस्टम में फ्लॉ है, तो एआई
उस सिस्टम के फ्लॉ को, पूरे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करने में यूज कर सकता है। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड है, यूएन का पहला साइंटिफिक रिपोर्ट जहां पे यूनाइटेड नेशंस डिफरेंट स्टेट को, मतलब डिफरेंट कंट्रीज को ये वार्न कर रहा है कि भैया एआई को लेकर तुम लोग सिंसियर हो जाओ। एआई को लेकर अगर सिंसियर नहीं हुए तो फिर इसके जो नेगेटिव इंपैक्ट्स होंगे वो संभले नहीं संभलेंगे, है ना। यूनाइटेड नेशंस ने अपने पहले साइंटिफिक रिपोर्ट में बताया है। चलिए कैसे क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर, फिर हम बाकी डिटेल्स देखेंगे। पहला क्या है, द यूएन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन एआई इज अ रेगुलेटरी बॉडी co-chaired by government officials from the United States and China। अब जब रिपोर्ट है यूएन का, तो फिर को चेयर करने का काम यूनाइटेड स्टेट और चाइना सिर्फ काहे करेंगे। ऊपर से ये लोग कब से साथ में बैठने लग गए, बात तो होती नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना वालों के बीच में अच्छे से। अभी थोड़े टाइम पहले डोनाल्ड ट्रंप गए थे, लेकिन उसके बाद भी वहां पे बखेड़ा ही करके आए हैं। फिर ट्रंप चाचा का नेचर ही ऐसा हो गया है। तो भाई इट इज नॉट को चेयर्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, इट इज चेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, खत्म, गलत। द ग्लोबल कंप्यूट डिवाइड्स highlights a balanced distribution of AI infrastructure where the United States and China equally share 45% of the global computing capacity। देखो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, इसमें बहुत जल्दी भरोसा हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना जो कि कंप्यूटर की फील्ड में काफी बढ़िया काम कर रहे हैं, दे शेयर द 45% कैपेसिटी रिलेटेड टू एआई, बट दिस इज रॉन्ग। ये 45% कैपेसिटी दोनों इक्वली शेयर नहीं करते हैं, ये भी गलत है। अभी मैं तुमको दिखाऊंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स का शेयर काफी ज्यादा है। थर्ड देखो क्या है, the hyper concentration of AI capabilities within a handful of private firms and powerful nations threatens the strategic autonomy of sovereign governments and undermine democratic accountability। अब ये बात तो सही है कि AI जब एलन मस्क की कंपनी के पास, उसके पास AI के राइट्स होंगे, सपोज किसी पर्टिकुलर AI सिस्टम के, या जैसे गूगल का जेमिनाई हो गया, या जीपीटी हो गया, चैट जीपीटी हो गया, बाकी AIs हो गए, अगर वो प्राइवेट एंटिटीज के हाथ में रहेंगे, देन समडे दे कैन मैनिपुलेट द स्टेट गवर्नमेंट्स, देन समडे दे कैन मैनिपुलेट सम नेशनल गवर्नमेंट्स। ये कंसर्न इस रिपोर्ट में जाहिर किया गया था, करेक्ट। टू इंश्योर सेफ एआई डिप्लॉयमेंट, द यूएन पैनल स्ट्रांगली रिकमेंड्स रिलाइंग ऑन कॉर्पोरेट लेड सेल्फ गवर्नेंस एंड रिस्ट्रिक्टिंग ओपन साइंटिफिक रिसर्च। क्यों ऐसा रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा? नहीं रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, ओपन साइंटिफिक रिसर्च को तो प्रोमोट किया जाएगा, रिस्ट्रिक्ट थोड़ी किया जाएगा। रॉन्ग हो गया यहाँ पर। हाउ मेनी आर करेक्ट? ओनली वन इज करेक्ट। आंसर क्या चूज करेंगे? ओनली वन। और यही आपको इस रिपोर्ट में बताया गया है। चलिए अब हम जरा रिपोर्ट की बात कर ले। तो ये पहला साइंटिफिक असेसमेंट है ना, जिसको यूनाइटेड नेशंस ने प्रेजेंट करने का काम किया है, जहां पे को चेयरिंग की जहां तक बात हो रही थी, तो को चेयरिंग करने वाले हैं मिस्टर योशुआ बेंजियो एंड द नोबल लॉरेट मारिया रेसा। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। ठीक, इन दोनों का नाम याद रखिएगा बस। अब इनका देश जो भी हो, चाइना हो, इंडिया हो, जापान हो, यूएसए हो, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं थे। 40 मेंबर बनी थी इंटरनेशनल बॉडी, 40 मेंबर्स की इंटरनेशनल बॉडी, और फिर उसने ये रिपोर्ट पब्लिश करने का काम किया। रिपोर्ट में इस चीज को हाईलाइट किया गया कि एआई जो है वो अथॉरिटेरियन, एआई का जो यूज है वो अथॉरिटेरियन नेचर का भी दिख रहा है ना। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कम करने का काम कर रहे हैं एआई। अभी यूएसए और ईरान के बीच भी जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, जो कि फिर से स्टार्ट हो गए हैं, खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा है ये, है ना। यूपीएससी का तैयारी हो गया, खत्म नहीं हो रहा है एआई और यूएसए और ईरान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। तो वहां पर भी देखा गया कि एआई का यूज करके यूएसए ने ईरान के कुछ सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की थी। ठीक है, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल एक्सक्लूजन एज वेल। अब एआई बेस्ड जो सिस्टम्स हैं वहां पर एक लिंग्विस्टिक चैलेंज है। हालांकि आजकल कई रीजनल लैंग्वेजेस में भी एआई को एक्सेसिबल बनाया जा रहा है, बट उतना ईजी नहीं हो पाता है। तो दीज आर सम ऑफ द चेंजेस। ग्लोबल साउथ वल्नरेबिलिटी, मोस्ट ऑफ द जो स्टेक होल्डर्स हैं एआई के, लीडिंग एआई प्लेटफॉर्म्स के, वो यूएसए बेस्ड हैं। तो ग्लोबल साउथ नेशंस, इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशंस जो हैं, इनके लिए रियली कंसर्न हो जाता है कि एआई के बेनिफिट से इंडिया को कितना फायदा होगा, या हमें यूएसए पे डिपेंडेंट रहना होगा। ठीक है, ग्लोबल कंप्यूटर डिवाइड, पावर जिस तरह से शिफ्ट है, तो देखो 75% जो ग्लोबल कैपेसिटी है ना एआई की, वो यूनाइटेड स्टेट्स के पास है, और 15% किसके पास? चाइना के पास। तो 75 प्लस 15%, ये यूएसए हो गया, ये चाइना हो गया, मतलब 90% इन दोनों देशों के बीच डिवाइडेड है। 40-45 करके नहीं, 75 यूएसए, 15% चाइना के पास, बाकी 10% में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। हमारा इंडिया भी इसी बाकी 10% में है, मतलब ये रेस्ट 10% हो गया, उसमें कहीं पर इंडिया का शेयर। अब जब हम लोग यही हंगर स्ट्राइक को बंद करवाने में जबरदस्ती लगे रहेंगे, जब हमारे मंत्री लोग अपनी गलती ही नहीं मानेंगे, तो हमारा स्थान यही रहेगा। फिर आरएनडी की बात भी नहीं सोचने का है कि नहीं?
ज़्यादा नहीं बोल सकते, राजनीतिक विवाद हो जाएगा, बट इन्हीं सब के वजह से हम पिछड़े हुए हैं। ठीक है, रिकमेंडेशंस क्या क्या दिए यूनाइटेड नेशंस ने, क्या रिकमेंडेशंस दिए अपने साइंटिफिक रिपोर्ट में कि हमें इक्विटेबल एक्सेस को प्रमोट करना है। क्या इक्विटेबल एक्सेस को प्रमोट करना है, दैट्स अ नॉर्मल रिकमेंडेशन, यू कैन रीड हियर। हमें ओपन साइंस सिस्टम को प्रमोट करना है, जो हमारे क्वेश्चन का फोर्थ स्टेटमेंट भी था कि जो भी R&D हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो AI से रिलेटेड, वो ओपन हो कि डिफरेंट देश के लोग उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें और फायदा सबको मिले, है ना। कंपटीशन इनहेंस करने की जरूरत है। अभी यूएसए जब 75% मार्केट शेयर AI का यूएसए के पास है, तो यूएसए ना मोनोपोलाइज कर सकता है AI ड्रिवन मार्केट को, जो कि कर भी रहा है। ये सारी चीजें मेंस में भी तुम यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो पॉइंट्स हमने मेंशन किए थे, तुम मेंस में भी यूज कर सकते हो कि 75% ऑफ ग्लोबल AI कंप्यूटिंग कैपेसिटी इज कंट्रोल्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसको कम करने के बारे में बताया गया है रिपोर्ट में, इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन करने के बारे में बताया गया है। तो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में नॉर्मल ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, जिससे AI के यूज को ज्यादा डेमोक्रेटाइज किया जाएगा और बाकी लोगों के लिए भी अवेलेबल करवाया जा सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, तब तक मैं थोड़ा जल पी लेता हूँ, पानी। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, कोडेक्स एलिमेंटरस कमीशन के बारे में। कोडेक्स एलिमेंटरस कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में इस CAC 49 की मीटिंग में, जो 49th सेशन चल रहा था CAC का, अभी हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम कोडेक्स एलिमेंटरस कमीशन ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि तुम में से कई लोगों के लिए नया होगा, तो वो क्वेश्चन तुम बाद में अटेम्प्ट करना इसको देखने के बाद। वैसे भी जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट कमेंट सेक्शन में रहेगा, तो तुम डाउनलोड करके क्वेश्चन खुद से भी बाद में अटेम्प्ट कर सकते हो। तो कोडेक्स एलिमेंटरस कमीशन क्या है? कोडेक्स एलिमेंटरस कमीशन देखो क्या है ना, ये इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे फूड के स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए कोडेक्स एलिमेंटरस कमीशन बनाया गया है, CAC, द इंटरनेशनल बॉडी विच विल इंश्योर द क्वालिटी ऑफ फूड एट ग्लोबल लेवल। याद रहेगा इतना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम फिर इसकी बात करें कि भाई इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है मई 1963 में, जब FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव साथ में आते हैं। 1963 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है और इंडिया इसके लगभग इनिशियल ईयर से ही इसका मेंबर रहा है ना। 1963 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इंडिया हैज बिकम ए मेंबर ऑफ कोडेक्स एलिमेंटरस कमीशन। यहाँ पर देखिए, है ना, मेरे फिंगर यहाँ पर पॉइंटेड है। 1964 से इंडिया इसका मेंबर रहा है। मतलब शुरू से इंडिया एक इंटरनेशनल बॉडी का, जो कि फूड की क्वालिटी इंश्योर करेगी, उसका मेंबर रहा है। बजट वगैरह भी किस तरह से यूज किया जाएगा, वो भी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम WHO एंड FAO नाम की ये बॉडी करती है। WHO FAO के रिप्रेजेंटेटिव से डिसाइड करते हैं कि बजट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। हाँ, इसमें ऑब्वियसली बाकी मेंबर्स से भी बात की जाएगी, बट मेन गवर्निंग राइट्स WHO एंड FAO के पास रहेंगे। ठीक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ CAC सिंस 1964, बट उसके लिए WHO और FAO का मेंबर होना चाहिए। इंडिया मेंबर है। प्रेजेंट में 189 कोडेक्स मेंबर्स हैं, राइट। और यूरोपियन यूनियन भी इसका एक मेंबर है। यूरोपियन यूनियन बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। एग्जीक्यूटिव कमिटी, सेक्रेटेरिएट वगैरह होते हैं, यहाँ पे नॉर्मल बातें हैं। प्लेनरी सेशन जो है, द कमीशन मीट्स इन रेगुलर सेशन वंस अ ईयर, राइट, डेलिबरेटली ऑल्टरनेटिंग इट्स होस्ट बिटवीन जेनेवा, स्विट्जरलैंड, रोम, इटली। इन चारों के बीच में ना, जो इसका जो होस्ट मीटिंग होती है, मेन मीटिंग होती है साल में एक बार, वो इन 4 देश के बीच में चेंज होते रहती है, इन चारों के बीच में। ठीक है, कम टू नेक्स्ट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आप यहाँ पे इंडियन मिनिस्टर को और बाकी मालदीव के रिप्रेजेंटेटिव को देख सकते हैं। मालदीव का लोकेशन भी हम देखेंगे यहाँ पर मैप पर सबसे पहले। तो मालदीव का लोकेशन देखोगे तो यहाँ पे तुम एक चीज देखोगे, दैट मालदीव को इंडियन टेरिटोरी से 8 डिग्री चैनल डिवाइड करने का काम करता है। 8 डिग्री चैनल, दिस 8 डिग्री चैनल इज डिवाइडिंग मालदीव विथ विच पार्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली लक्षद्वीप, मिनिकॉय आइलैंड को, जो लक्षद्वीप वाला ग्रुप का पार्ट है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को या लक्षद्वीप को डिवाइड कर रहा है। अंडमान निकोबार को नहीं, वो इस साइड में होगा, है ना। मालदीव इधर पड़ रहा है, साउथ वेस्टर्न वाले साइड में। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, यहाँ पे हमको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी सीखना है। खैर, पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, अनलाइक ए कस्टम यूनियन मेंबर नेशंस इन FTA। तो पहले हम FTA होता क्या है वो आगे जान लेंगे, इसलिए पहले स्टेटमेंट का सही गलत नहीं चेक करेंगे। सेकंड देखो, द मालदीव इज अ साउथ एशियन आइलैंड नेशंस, ठीक है, स्ट्रेटेजिकली सेपरेटेड फ्रॉम इंडियाज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बाय द 8 डिग्री चैनल। ना भैया, इट इज सेपरेटेड बाय लक्षद्वीप आइलैंड बाय 8 डिग्री चैनल, है ना। बाय द वे, अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल डिवाइड करता है? UPSC ने पूछा है, आंसर बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में। एक बार मैप खोलना, जैसे घर में तुम सलमान खान, कैटरीना कैफ का
अब सलमान खान का लगाओ चाहे नहीं लगाओ, कैटरीना कैफ का लगाओ चाहे नहीं लगाओ, जिसका भी फोटो लगाए हो उसका हटा के मैप लगा दो और रोज मैप देखो, ये सारी चीजें याद हो जानी चाहिए। तो कौन सा चैनल अंडमान निकोबार को डिवाइड करता है, मेरे को आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में। सेकंड रॉन्ग था। जियोपॉलिटिकली द मालदीव फंक्शन एज ए स्ट्रेटेजिक टोल गेट along major sea lines of communication between western Indian Ocean choke points and the Strait of Malacca। ये सही बात है। देखो यहाँ पे इस मैप को देखोगे तो इस साइड से जो भी ट्रेड होता है ना, इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी पड़ेगा और फर्दर उधर साउथ वेस्ट में, तो यहाँ पे मालदीव जो है ना, मालदीव एक इंपॉर्टेंट टोल गेट के रूप में वर्क करता है। और इंडिया का रिलेशन अगर मालदीव के साथ अच्छा रहेगा तो इंडिया चाइना की मोनोपोली या यूएसए की मोनोपोली जो इंडियन ओशन रीजन में बढ़ रही है उसको काउंटर कर सकेगा। ठीक, इसलिए जरूरी है। बाकी हम जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझ लें, एफटीए ये वैसे तुम अपने स्टैटिक की क्लासेस में, इकोनॉमी आईआर की क्लासेस में भी पढ़ोगे, यहाँ पर भी एक बार देख लो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो देशों के बीच का एक ऐसा समझौता, एक ऐसा पैक्ट जहां पे दो देश ना अपने, सपोज इंडिया है और मालदीव है, तो इंडिया और मालदीव अपने बीच ना मोस्ट ऑफ द बैरियर जो होगा, जो ट्रेड को रिड्यूस कर सकता है ना, जो टैरिफ का बैरियर हो सकता है, जो कोटा का बैरियर हो सकता है, उसे बैरियर को कम करने की या खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो एफटीए एक ऐसा अरेंजमेंट है, सिंपली ऐसा समझिए कि जब दो देश एफटीए में आते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आते हैं, तो वो ट्राई करते हैं कि एक दूसरे को ऊपर टैरिफ नहीं के बराबर लगाएं या नहीं लगाएं। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोटा नहीं लगे कि इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे, इससे ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। इसी को हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलेंगे, जिससे इन दोनों देशों के बीच में ट्रेड और ज्यादा बढ़ सकेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे या बहुत कम कर देंगे, ये सारी चीजें ट्राई की जाएंगी एफटीए के केस में। ठीक है, इससे दोनों देशों के बीच में ट्रेड और बाकी जो एक्सचेंज है, ट्रेड रिलेटेड एक्सचेंज, वो इंप्रूव हो सकता है। मालदीव के जहां तक बात है, मैंने तुम्हें मालदीव का लोकेशन बता ही दिया, और इसका क्या मेन एक्चुअल रोल है मालदीव का वो भी मैंने डिस्कस किया है। यहां पर भी की पॉइंट्स पे मेंशन है, दैट यू कैन रीड वंस। नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पे, क्योंकि रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही 10th जून को ये चीज हुआ था, तभी मैंने प्री सिक्योर नहीं करवाया था, दैट्स वाई अभी इसको मेंशन किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बने हैं, है ना, कंसिक्यूटिवली 3 कंसिक्यूटिव टर्म्स कंटिन्यू करने में, कंटिन्यूअस डेज इन ऑफिस में, है ना। क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले इस पार्ट को देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो अभी प्राइम मिनिस्टर है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कॉन्सिक्यूटिवली 4399 डेज कंप्लीट कर लिया है। अभी तो उससे ज्यादा हो चुके हैं। जिस रोज 4399 डेज कंप्लीट किया, उस रोज उन्होंने हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, हमारे चाचा नेहरू, उनके 4398 डेज के रिकॉर्ड को सरपास कर लिया। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पर क्या है कि एक्चुअली में प्राइम मिनिस्टर नेहरू जो थे वो 6131 डेज के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे थे, बट 1952 में पहली जनरल इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर बनने का जो टाइम था वो था 4398, और उसके पहले जो ये प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्राइम मिनिस्टर नेहरू वर्क कर रहे थे वो तब था जब ब्रिटिश 1947 में छोड़कर चले जाते हैं और ये कंटिन्यू कर रहे थे आगे। तो इस डिफरेंस की वजह से इनका एक्चुअल टर्म अभी क्या काउंट किया गया, 4398। वो 47 से लेके 52 तक का जो टाइम है वो काउंट ही नहीं किया गया, है ना। उसके अलावा तीसरे नंबर पे फिर हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी आती हैं, जिन्होंने 4077 डेज कंप्लीट करा था कॉन्सिक्यूटिवली, लगातार, कंटिन्यूअसली। अब प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है, कुछ आर्टिकल से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के, दैट आर्टिकल 74(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द कोर ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। एक्चुअली बाबू ये 74(1) नहीं करता है, यहाँ पे 3 आर्टिकल है। 78 जो है ना, आर्टिकल 78 ये प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को डिफाइन करने का काम करता है, आर्टिकल 78 याद रखना है। 74(1) जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एस्टेब्लिशमेंट पे फोकस करता है, एंड 75(1) जो है वो क्लैरिफाई करता है दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, है ना, कि प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। मतलब 74(1) से पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन, फिर 75(1) से उसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट, फिर थोड़ा आगे बढ़ के आर्टिकल नंबर 78 से इनकी ड्यूटी का डिटेल। ये आपको 3 आर्टिकल याद रखने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कई ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनके डिटेल्स हमें याद होने चाहिए। 74, 75 एंड 78 यहां पर हो गया। चलिए ये लाइन याद रखिएगा, 74(1) mandates establishment of a council of minister with the prime minister acting as the head।
तो जब प्राइम मिनिस्टर एक्टिंग एज द हेड है तो उनका अपॉइंटमेंट 75(1) में मेंशन कर दिया गया। अब इस क्वेश्चन को अगर ट्राई करो तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट कोडिफाई अ रिजिड फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सही बात है, कोई भी फिक्स टर्म मेंशन नहीं है, वो टर्म ना खुद डिसाइड होता है। जब तक इनके पास कॉन्फिडेंस रहेगा तब तक के लिए प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करेंगे, जिस रोज लोकसभा में कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा ही और सी नीड्स टू रिजाइन। फिर थर्ड क्या है, अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर। तुम भी बन सकते हो, बस एज देखना पड़ेगा लोकसभा मेंबर के लिए कितना है। मस्ट सिक्योर एन इलेक्शन एक्सक्लूसिवली टू लोकसभा विद इन 6 consecutive months। नहीं, जैसे नायक मूवी में था ना कि एक दिन के लिए अनिल कपूर को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था, तो बन सकते हैं लोग वैसे। लेकिन आपको 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर हम स्टेट की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर या अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसका मेंबरशिप आपको हासिल करना होगा। और प्राइम मिनिस्टर के लिए जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब बनाया गया था तभी वो ना तो लोकसभा के मेंबर थे ना राज्यसभा के, लेकिन 6 महीने के भीतर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है, तो उनको फिर राज्यसभा की सदस्यता मिल गई थी। तो एक्सक्लूसिवली लोकसभा की जरूरी नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। Narendra Modi is the first prime minister born after independence and is the longest serving non-Congress prime minister। अब ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया भैया, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, क्या क्या करेक्ट हुआ हमारा, 2 करेक्ट हुआ, नहीं अच्छा, बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस लिखा है, 4 करेक्ट है, लॉन्गेस्ट सर्विंग नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर है, सही तो है। तो 2 एंड 4 हमारा आंसर होना चाहिए, मैच कर लो, 2 एंड 4 आंसर सही है। इंडिपेंडेंस के बाद जन्मे नॉन कांग्रेसी लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ही हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 सरल पोर्टल के बारे में। सरल पोर्टल को रिसेंटली अभी आसाम में लॉन्च किया गया है ना, नॉट जस्ट फॉर आसाम बट फॉर द एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कि यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप है, यहाँ पर जो इंडस्ट्री का सेटअप है ना, यहाँ पे चाहे वो इंडस्ट्री सर्विस से रिलेटेड हो या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, उसको और इम्प्रूव किया जा सके। सरल का देखो फुल फॉर्म क्या है वो भी लिखा हुआ है, सिंप्लीफाइड एक्सेस टू रेगुलेटरी अप्रूवल्स एंड लाइसेंस। क्योंकि लाइसेंस मिल पाना, अप्रूवल मिल पाना, ये एक बड़ा चैलेंज होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप नॉर्थ ईस्ट में इंप्रूव हो, सिर्फ आसाम में नहीं, आसाम के अलावा पूरे नॉर्थ ईस्ट में, इस चीज के लिए सरल पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट क्या। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में देखो एक चीज होती है कि इस टाइप के क्वेश्चन में ना स्टेटमेंट 1 यहाँ पे करेक्ट है, आपको चेक करना है कि 2 और 3 उसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है ना, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रिसेंटली लॉन्च्ड सरल पोर्टल सिग्निफिकेंटली इनहेंसेस द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड enables MSME in the north eastern region to divert resources toward core business growth rather than navigating लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज। बिल्कुल सही बात है, यही सरल का मेन पर्पस है कि लोगों को लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज में फंसकर उनकी एंटरप्रेन्योरशिप की जो झील है, जो टैलेंट है, वो बर्बाद ना हो। उन्हें लाइसेंस चाहिए, अपने जो भी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया उन्होंने जिस भी यूनिट से, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस हो, उसके लिए उनको जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट मिल सके सरकार की तरफ से, कोई लीगल कॉम्प्लेक्सिटी ना मिले। क्यों क्या है, द प्लेटफॉर्म फाउंडेड बाय द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल प्रोवाइड्स यूनिफाइड डिजिटल एक्सेस to over 40 central and state license to streamline the complex regulatory approval process। बिल्कुल सही बात है, जो भी स्टेट से रिलेटेड या बाकी सेंटर से रिलेटेड लाइसेंस के प्रोसेस हैं उसको ना स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा, सरल प्लेटफॉर्म पे सरल बनाया जाएगा। सरल बनाना मतलब सिंपल बनाना, सरल प्रोसेस का यही पर्पस। करेक्ट है। सेकंड, थर्ड क्या है, द पोर्टल एक्टिवली कनेक्ट्स रीजनल एंटरप्रेन्योर्स विद सर्टिफाइड कंप्लायंस professionals and incorporates an AI based alert system for timely compliance renewals। ये भी सही बात है कि ये ना पूरे जो भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से रिलेटेड जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं और एंटरप्रेन्योर्स के साथ साथ जो भी कॉम्प्लायंस इंश्योरिंग बॉडीज हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं जो इसमें हेल्प कर सकते हैं, उन सबको एक जगह लाने का काम कर रहा है। सो 2 and 3 इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग 1। हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए ए, कि दोनों करेक्ट भी हैं और 1 को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। हो गया, यही सरल प्लेटफॉर्म में हमें जानना था, वही डिटेल्स यहाँ पर लिखे हैं। एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, कहीं दिक्कत होगी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है बैंकिंग से रिलेटेड। आरबीआई का नया रूल जो कि डिफॉल्टर्स को कंट्रोल करने के लिए, जो बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनके बेटर मैनेजमेंट के लिए लाया गया है। स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल असेट्स डिक्लेयर किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले तो एनपीए क्या है आप उसको पढ़ लो, स्पेसिफाइड नॉन परफॉर्मिंग असेट्स वगैरह क्या है, ये सारी चीजें हम देख लेंगे। पहले एनपीए देख लेते हैं। सबसे पहले देखो स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल असेट्स,
तो एनपीए एंड एसएनएफए का डिवीजन। एनपीए क्या है कि जब भी कोई लोन है, अगर उसका इंटरेस्ट पेमेंट या प्रिंसिपल पेमेंट 90 दिन तक ड्यू है, मतलब लगभग 3 मंथ तक, हालांकि ये 3 मंथ में 31 का भी महीना हो सकता है, तो आप 90 दिन याद रखिएगा कि 90 डेज और अराउंड 3 मंथ्स तक अगर प्रिंसिपल भी अमाउंट पेमेंट नहीं हुआ, इंटरेस्ट भी पेमेंट नहीं हुआ, तो वो लोन किस में कैटेगराइज हो जाता है? एनपीए में। अब यहाँ पे एक और नया टर्म क्या आ गया? स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल असेट्स, एसएनएफए। अब ये थोड़ा कैसे डिफरेंट है? तो एसएनएफए वैसे फिजिकल इमूवेबल प्रॉपर्टी को बोला जाएगा, मतलब इसमें कार, गाड़ी, ट्रक ये सब नहीं आएंगे। इसमें क्या आएगा? रेसिडेंशियल कॉमर्शियल एरिया और इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट एरिया, जिसको कि बैंक के पास या तो एक्वायर्ड बाय कॉमर्शियल बैंक्स फ्रॉम डिफॉल्टिंग बोरोवर्स टू सेटल आउटस्टैंडिंग डेट्स, कि बैंक ने ना इसको एक्वायर किया है आउटस्टैंडिंग डेट्स को सेटल करने के लिए। हम उसको किस में कैटेगराइज करेंगे? स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल असेट्स में। ठीक है, कि कोई एक डिफॉल्टर था, उस डिफॉल्ट से इस चीज को एक्वायर कर लिया गया डेट्स को सेटल करने के लिए, उसको हम एसएनएफए बोलेंगे। बट इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, गाड़ी नहीं होगा, है ना। एसएनएफए में स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में इमूवेबल असेट्स होना चाहिए, गाड़ी घोड़ा ये सब नहीं होना चाहिए। घोड़ा पे तो कोई लोन नहीं लेता है, वो बोलने की बात है, गाड़ी घोड़ा। की रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस क्या क्या है? एक्विजिशन प्री रिक्विजिट। अब कुछ की रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस निकाले गए। बैंक्स कैन एक्वायर एन एसएनएफए, मतलब एक इन इमूवेबल प्रॉपर्टी को बैंक एक्वायर कर सकता है, किसी के घर को, रियल एस्टेट को, कमर्शियल प्लेस को, ओनली आफ्टर द बोरोवर्स लोन इज ऑफिशियली क्लासिफाइड एज एनपीए, कि जब तक वो लोन है एनपीए में नहीं गया है, जब तक उसका इंटरेस्ट या जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 90 दिन से ज्यादा तक अनपेड रहा, तब तक हम उसको एसएनएफए में कैटेगराइज नहीं करेंगे। स्ट्रिक्ट वैल्यू सेलिंग, वैल्यू सीलिंग भी स्ट्रिक्ट की जाएगी। To prevent asset inflation, acquired property must be recorded at the lower of extinguished loans net book value। इसको ऐसे समझिए कि जब सपोज किसी पर्सन का लोन एनपीए हो गया, तो उसकी जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी थी ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब उसका जमीन है, उसका घर है, कॉमर्शियल एरिया है, हम उसको लोअर रेट पे पहले बिड करेंगे, लोअर रेट पे मेंशन किया जाएगा। लोअर रेट पे मेंशन करने से फायदा क्या होगा कि इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं दिखेगा, बाद में बेचने में ज्यादा पैसा मिल रहा है, इससे ना हमें एक्चुअल आइडिया नहीं लगता है बैंक को। मैंडेटरी होल्डिंग कैप भी है कि बैंक ना उसको मैक्सिमम 7 पीरियड तक ही होल्ड करके रख सकती है। पर्सन ए है, पर्सन ए का जो लोन है वो एनपीए हो गया, तो उसकी प्रॉपर्टी को मैंडेटरी 7 ईयर्स तक ही होल्ड करके रखा जा सकता है। उसके पहले उसके बाद आपको बेच देना होगा, उससे ज्यादा आप होल्ड नहीं कर सकते हो। बैलेंस शीट रिक्लासिफिकेशन, एक्वायर्ड एसएनएफए जो होंगे ना, अब वो ग्रॉस एनपीए में या नेट एनपीए में बैंक क्लासिफाई नहीं करेगी। अदरवाइज बैंक कई बार क्या करती है कि अपने एसएनएफए को 7 साल से ज्यादा तक होल्ड करके भी रखती है और अपना एनपीए भी बढ़ा के रखती है, जिससे कि सरकार से कभी कुछ बेनिफिट हो जाए। ये सारी चीजों को सही करने के लिए आरबीआई ये रेगुलेटरी मेजर लेकर आया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बाकी डिटेल्स थे बैंकिंग से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन से रिलेटेड। आप यहाँ पे ऑनरेबल मिनिस्टर को देख सकते हो। कैबिनेट ने 1.27 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन किया है, बहुत बड़ा अमाउंट है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए। चलिए देखते हैं कितना फायदा होता है। पहला स्टेटमेंट, अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 the government has transitioned from a uniform 50% capital expenditure subsidy to a graded model reducing subsidies for conventional packaging to 25%। और देखो मैं फास्ट पढ़ता हूँ, तुमको इससे भी फास्ट पढ़ने और समझने की आदत डालनी है, क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर लेंदी आ रहा है, तुमको वैसा ही प्रैक्टिस करना है। ये स्टेटमेंट देखिए करेक्ट है। पहले क्या होता था, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 के अंदर 50% की सब्सिडी दी जाती थी, उस चीज को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 में रिप्लेस कर दिया गया है। अब सब्सिडी जो है ना वो ग्रेडेड मॉडल पे दिया जाएगा। 40% कैपेक्स सब्सिडी दिया जाएगा, पहले 50% कैपेक्स सब्सिडी दिया जाता था, और फिर उसके बाद बाकी चीजों के लिए 35% की कैपेक्स सब्सिडी है, अदर फैब्स और एडवांस्ड पैकेजिंग के लिए। कन्वेंशनल पैकेजिंग के लिए 25% की कैपेक्स सब्सिडी है। तो ये नए चेंजेज हुए हैं, है ना। जो 40% कैपेक्स सब्सिडी पहले 50% था, फैब्स के लिए एंड एडवांस्ड पैकेजिंग के लिए 35 एंड कन्वेंशनल पैकेजिंग के लिए 25। ये नया चेंज, पहला स्टेटमेंट करेक्ट। दूसरा, The Tata Electronics Assembly Facility at Jagi Road, Assam is India's first commercial grade silicon fab producing 28 nanometer to 100 nanometer wafers। एक्चुअली में टाटा का ही फैसिलिटी है, पर वो जागी रोड का नहीं है जो फर्स्ट है। यहाँ ये चीज को देखो, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स फाउंड्री गुजरात जो है, गुजरात में जो बना था धोलेरा में, वो दुनिया का पहला कॉमर्शियल ग्रेड है ना, फर्स्ट कॉमर्शियल ग्रेड था जिसको टाटा ने बनाया था। अपने स्टेटमेंट पे आ जाए। या
क्या? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली फैसिलिटी एट जागीरोड इंडिया, दुनिया का नहीं, इंडिया का, इंडियाज फर्स्ट कॉमर्शियल ग्रेड सिलिकॉन फैब प्रोड्यूसिंग। ये रॉन्ग है, क्योंकि ये आसाम में नहीं, हम यहाँ पे कौन सी फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, जो कि गुजरात में था, वो फर्स्ट था। आसाम वाली भी फैसिलिटी है, बट आसाम वाले फैसिलिटी का पर्पस अलग है ना। यहाँ देख लीजिए वापस से, जो गुजरात में था, दैट बिकम इंडियाज फर्स्ट कॉमर्शियल ग्रेड सिलिकॉन फैब, जो इस रेंज में वेफर्स बनाने का काम करता है। और जो टाटा की फैसिलिटी जागी रोड में है, उसका पर्पस कुछ और है, 40 मिलियन चिप्स डेली प्रोड्यूस करना। ठीक है, कुछ और भी फैसिलिटी है, जैसे क्रिस्टल मैट्रिक्स फैसिलिटी, ये गुजरात में है, राइट। इसका है फर्स्ट डिस्प्ले असेंबली पॉइंट यूटिलाइजिंग गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी। ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन के लिए उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, पंजाब में भी फैसिलिटीज लगाई जा रही हैं सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन को, उससे रिलेटेड बाकी वेफर्स वगैरह प्रोडक्शंस के लिए, बाकी जो भी हमें चीज़ें लगती हैं उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, सो दैट इंडिया में सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन और इंडिया से सेमीकंडक्टर रिलेटेड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट, वो दोनों इंप्रूव हो सके। सेकंड वाज रॉन्ग, है ना। यहाँ पे छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट बातें हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की फैसिलिटी गुजरात फर्स्ट थी। सेकंड क्या है? इंडियाज थर्ड, इंडिया सेमीकंडक्टर 2.0 इनकॉर्पोरेट्स एन एक्सपेंडेड आउटले ऑफ रुपीज 1.27 करोड़ over a 6-year duration to subsidize the raw material supply chain including gases, chemicals and equipment। ये सही है, हमें नॉट करेक्ट ढूंढना था। नॉट करेक्ट क्या होगा? 2, 1 and 3 चूज करके नहीं आ जाएंगे, वो करेक्ट था। नॉट करेक्ट ढूंढना था 2 ओनली। ठीक है, बाकी ये जो 1.27 लाख का करोड़ का जो आउटले है, 6 साल के लिए काम करेगा, जो हमारे थर्ड स्टेटमेंट में लिखा हुआ था। 6 साल तक, अगले 6 साल तक इंडिया में सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो भी एक्सपोर्ट होगा, सेमीकंडक्टर रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, उसको सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। अब ये रहे दो आज के मेन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन रिलेटेड है हंगर स्ट्राइक और उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजन से रिलेटेड। तो हंगर स्ट्राइक के कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस को अच्छे से देख लो, न्यूज़ में भी अभी चल रहा है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, दिक्कत होगी मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछोगे, ट्राई करोगे इस आंसर को करने का, पहले इस क्वेश्चन को आंसर करने का। और दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है एक स्पीसीज से रिलेटेड जिसका नाम है डेजर्ट रेन फ्रॉग, जो कि न्यूज़ में मेंशन था। तो ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। बीच में भी सेशन के ड्यूरेशन में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने दिए थे आपको, उसके भी आंसर कमेंट में करने हैं। जहां कहीं कोई भी डाउट समस्या रहे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहां शर्माने की कोई बात नहीं है। फिर हम लोग प्री सिक्योर के सेशन में अगले वीक मिलेंगे, और वीक में 2 बार हम इसको वीकली बाई वीकली करके, हम वीक में इसको डिवाइड करके अपने प्री सिक्योर के सेशन को कंटिन्यू करते जाएंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।